हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर लास्ट क्लास जो है हमारा सर 20वां दिन पूरा हो गया, आज सॉरी 19वां दिन। आज हम लोग 20वां दिन में करने वाले हैं पेपर टू कॉमर्स यूजीसी नेट से रिलेटेड, है ना सर। 2023 में जो सारे दिसंबर से जून में सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए, आज हम उसके लॉ के सारे क्वेश्चंस लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के करने वाले हैं। क्लियर बात समझ में आ गई जी सर। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते कहां अपने सर क्लास में चलते हैं और करते हैं क्या, क्वेश्चंस करते हैं जो दिसंबर में पूछे गए। नहीं जी सर, आइए सर उसके साथ साथ क्या करना है सर, सबसे पहले कोटेशन की बात कर लेनी है ना। कोटेशन की बात करें सर, आइए बिल्कुल बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, जस्ट स्टार्ट, डोंट वरी दैट यू डोंट हैव आंसर्स येट। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कभी कभी शुरुआत करने में हिचकते हैं, है ना, कि कोई भी चीज की शुरुआत करनी है तो बहुत सोचेंगे समझेंगे, फिर अरे यार छोड़ो करना है, नहीं करेंगे, सारा आंसर्स नहीं मिला, सब कुछ हम नहीं समझ पाए। देखो यार, कभी भी कोई चीज शुरुआत करना है ना, अगर आपने ठान लिया कि उसको करना है तो शुरू कर दो। शुरू करते जाओगे, जब काम करते जाओगे ना तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी और आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए आज का कोटेशन है कि भैया लेट मत करिए, शुरुआत करिए, पढ़ना शुरू करिए, सब काम करिए, जितना काम करना है और जिस भी तरीके से करना है उसको, लेकिन शुरू करिए, मतलब एक्शन में आइए। किसमें आइए? एक्शन में आइए। क्लियर है बात जी सर। चलिए इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारी चीजें आपको वहां अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट करें सर, नेक्स्ट क्या, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस 2023 के प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइए सर बात करें सर, बिल्कुल बात करते हैं। देखिए सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना, दिखने में दिक्कत होगा। आइए बड़ा कर दिया मैंने। सबसे पहले बोला फीचर्स, सबसे पहले क्या बात किया, फीचर्स का बात किया और बोला उसके रेमेडीज क्या है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट का दिया हुआ है सारा। देखिए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, सर इसको विंडिक्टिव डैमेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव डैमेजेस बोलते हैं। क्लियर है बात समझ में आई कि नहीं आई सर? बिल्कुल आई। पार्ट परफॉर्मेंस एज मच एज अर्न, सर ये सूट अपॉन अ क्वांटम मैरिट होता है, जिसमें क्या होता है कि भैया हम जितना कमाए, कॉन्ट्रैक्ट दो आदमी के मिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब क्या हुआ, एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट आधे टाइम पे ही खत्म कर दिया, तो जितना परफॉर्मेंस उसने किया है, जितना काम उसने किया है, उतना सामने वाले को पेमेंट कर देना चाहिए। इसको बोलते हैं सूट अपॉन ए क्वांटम मैरिट, जिसको बोलते हैं एज मच एज अर्न। तो ये क्या है भाई साहब, बी का थर्ड है। चलिए अब है एब्सोल्यूशन फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस, तो ये भाई साहब क्या है सर, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन से हट जाना, मतलब रिसेशन, कैंसिल कर देना, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर देना। ठीक है, और उसके बाद है मोड ऑफ सिक्योरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। क्या बोलते हैं? सूट फॉर इंजंक्शन। ठीक है, चलो तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आगे आपका पहला का आंसर 1 है ना। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चले सर, आप इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। आ जाइए, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब सर डीओसीएन कहां बनता है सर? डीओसीएन वो होता है, कंपनी दिखाती है किसको, जब कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो कंपनीज जब डॉक्यूमेंट्स बनाती है, तो मैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब जब बनाती है ना, तो किसके लिए सर? ये सारे लोगों के लिए बनाती है, इंडिविजुअल के लिए। कोई भी इस कंपनी की चीजों को देखेगा तो वो सारा पहले एमओए पढ़ के आएगा। ठीक है, तो जब मान लो कोई कंपनी का आदमी क्या हुआ, मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है या किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ेगा जी। तो जब कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ेगा तो उसको एमओए और एओए सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा घटना हुआ जिसमें पता चल गया कि भाई कंपनीज के बारे में वो चीज लिखा हुआ था, हम नहीं पढ़ पाए, तो कंपनी इसको क्या दिखाती है? डीओसीएन दिखाती है, डॉक्यूमेंट डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि भाई साहब मैंने सब कुछ लिख रखा है, अब आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके लिए? एक इंडिविजुअल के लिए होता है। अब ये इसके तहत बोल रहा है, इसका कौन सा एक्सेप्शन है? तो इसका एक्सेप्शन है टर्कवान रूल। क्या होता है आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखो पहले ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंप्लाइज दैट individuals dealing with the company are presumed to have knowledge of the company's public documents such as memorandum and articles of association। तो डीओसीएन क्या मानता है कि भैया हर वो इंडिविजुअल जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी का नॉलेज है। ठीक है, अब उसके जैसे कौन कौन सा चीज का नॉलेज है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का, एमओए का, एओए का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। कह रहा है इन हाउएवर देयर इज एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन known as Turkan rule
और द इंडोर मैनेजमेंट रूल। अब देखो क्या बोल रहा है इसका एक एक्सेप्शन भी है, सब कुछ पता होना चाहिए लेकिन इंडोर मैनेजमेंट की चीजें नहीं। और ये कैसे होता है, इंडोर टर्कान रूल क्या प्रोटेक्ट करता है कि आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी बाय अलाउइंग देम टू अज्यूम दैट internal company procedures have been properly followed even they have not। कह रहा है तो भाई साहब ये बोल रहा है सीधा सीधी कि आउटडोर वाले जो लोग हैं जो बाद में कंपनी में आते हैं उसको इंडोर की चीजें पता नहीं होनी चाहिए। और इसका जो केस था, दिस रूल इमर्ज फ्रॉम द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइन। 1956 में केस हुआ था, उस केस में से टर्कवाइन जो है जीता था। उसमें बोला भैया इंटरनल चीज पता नहीं होना चाहिए, वेयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट द आउटसाइडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द इंटरनल कंप्लायंस ऑफ अ कंपनीज एक्शन विद इन इंटरनल प्रोसीजर्स। तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए क्या है, इसके लिए इसका आंसर होगा टर्कवाइन रूल। क्लियर है बात जी सर। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। सर थर्ड नंबर का क्या है, आइए देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन द करंट ऑर्डर। बोल रहा भाई सब सीसीआई का जो है वो आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस दिया हुआ है, उसको आप सही प्रोसेस में बताइए कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा। ठीक है चलिए आइए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल करेंगे, रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर जनरल को, अभी तो कहां सर, इनवाइट करेंगे किसी पर्सन को, ये भी बाद में। डायरेक्टर ऑफ द पार्टीज कॉम्बिनेशन टू पब्लिश डिटेल्स कॉम्बिनेशन, ये भी नहीं। उसके बाद क्या सर, उसके बाद है कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्टीज, ये भी नहीं। सबसे पहले सोकॉज नोटिस जारी करेंगे। क्या करेंगे, सोकॉज नोटिस जारी करेंगे, इशू नोटिस फॉर शोकॉज टू द पार्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन उसके लिए शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। यानी कि ई नंबर सबसे पहला, और ई नंबर किसमें दिख रहा है सबसे पहले, सेकंड नंबर में, तो आंसर यही होगा। हालांकि आगे आप देख लीजिए ई के बाद ए है, तो बोल रहा है जैसे ही आप नोटिस जारी कीजिएगा फिर एक रिपोर्ट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, क्या रिपोर्ट किसको, डायरेक्टर जनरल से। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको डायरेक्ट करना है द पार्टीज कॉम्बिनेशन, जो पार्टीज के बीच का डिटेल है वो पब्लिश डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जो डिटेल है उसका आपको क्या करना है, जारी करना है। उसके बाद फिर क्या, फिर बी में आइए, इनवाइट एनी पर्सन, जो कोई भी पर्सन को इनवाइट करिए जो पार्टी उससे अफेक्टेड है। ठीक है, और लास्ट में फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कॉल फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर कोई बात है तो आप फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उसमें देंगे। तो आंसर हो जाएगा ई ए सी बी डी। क्या हो गया, सेकेंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आए सर, बिल्कुल आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कह रहा है Which of the following can become the member of LLB? सर मेंबर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मेंबर कौन बन सकता है, तो रेसिडेंट इंडियन, ये तो कंफर्म है 100% है ना। उसके बाद कौन सर, एलएलपी वाला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला। ठीक है, क्या कॉर्पोरेशन शॉल बन सकता है, नहीं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं। कंपनीज बन सकता है, जो फॉरेन कंपनीज भी है, क्या है, तो ए कहीं है, AEB है ना, 4 नंबर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। कह रहा है in case of anti-competitive activities by a firm, the Competition Commission of India can impose a penalty which shall be not more than। भाई साहब जब कोई कंपटीशन के लिए, जब कोई कंपटीशन ज्यादा कर दे, एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर का कोई काम कर ले कोई फर्म, तो सीसीआई जो है उस पर कितना पेनल्टी लगा सकता है, तो उसके लिए पेनल्टी कितना है सर, 10% है। कितना है, 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर, ठीक है, ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म, और 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट कर लेना है, यानी कि सेकेंड नंबर का इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए सर। क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज द स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर द पब्लिक इशू इन शेयर्स इंडिया। अरे भाई साहब इशू ऑफ शेयर्स कैसे हो रहा है, जो आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए है भाई साहब, उसका स्टेप पूछा है तो उसका स्टेप आपको बताना है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताइएगा। नहीं सर क्या दिक्कत होगा, तो पहले क्या डिटरमाइन इशू प्राइस, नहीं सर। फिर क्या है, बुक रनर एंड सिंडिकेट मेंबर्स जनरेट अवेयरनेस, ये सर बाद में। अपॉइंटमेंट ऑफ द मर्चेंट बैंकर एंड सिंडिकेट मेंबर, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट एज ए अंडरराइटर्स। हाँ ये पहले आप काम करिएगा, पहले क्या काम करिएगा कि अपॉइंटमेंट करिएगा मर्चेंट बैंकर का या सिंडिकेट मेंबर्स का। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद क्या सर, उसके बाद आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन फॉर फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद सेबी अप्रूवल, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या सर, उसके बाद फिर आना पड़ेगा बुक रनर और सिंडिकेट मेंबर्स जनरेट अवेयरनेस, क्रिएट डिमांड और रन द ऑर्डर बुक। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या, उसके बाद डिटरमाइन करने का पड़ेगा इशू प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस और प्राइस डिस्कवरी, और लास्ट में जो है अलॉटमेंट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, आपको बताना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। तो आ गया CDBAE यानी कि पहला नंबर। आइए अब आ जाइए जून शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या रहा है,
Which of the following is not an essential characteristic of negotiable instrument? अब negotiable instruments के characteristic देखिए, कह रहा sells little to bonafide का transfer value। सर ये तो नहीं है, ऐसा कुछ इसका आपका negotiable instrument का नहीं है। negotiable instrument में PBC आता है क्या सर? promissory note, bills of exchange और सी बोले तो चेक। सेक्शन 4, 5, 6 यही तो पढ़ना है जी, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर, ये जरूरी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है इजी नेगोशिएबिलिटी। सर इजी नेगोशिएबिलिटी भी बिल्कुल सही है ना? इजी नेगोशिएबिलिटी भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ट्रांसफरर कैन सू इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू दी डेटर। अच्छा देखो, यहां नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है ना, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बी और सी। वही मैं सोच रहा हूं गड़बड़ कहां हो रही है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? गलत, नॉट एसेंशियल, यानी कि ए और बी क्या होगा सर? दोनों दिया गया है। देखिए नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में ए बी और डी बी। सर आपका आंसर तो एक है, लेकिन एनटीए ने क्या किया? दोनों दिया है, एनटीए ने दोनों दिया है, ए और बी। बी और सी तो पक्का है। ये क्या है सर? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। मैंने नॉट का थोड़ा इग्नोर कर दिया, मैं भी कभी कभी इग्नोर कर देता हूं। चलो तो अब देखो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लो क्या है सर। इन राइटिंग होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, पेमेंट बियरर ऑर्डर होना होगा, ऑन डिमांड होगा, ठीक है, नो अदर अंडरटेकिंग बियॉन्ड होगा, कंप्लीट रेगुलर फॉर्म में होगा, ट्रांसफरेबिलिटी होगा, गुड एंड फेथ वैल्यू होगा, ट्रांसफरिंग इंस्ट्रूमेंट और एंडोर्समेंट बाय डिलीवरी। ये बात याद रखिएगा। तो इतना सारा चीज था, ठीक है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, छोड़ते हैं उसको इग्नोर। अब कह रहा है सम बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वर सप्लाइड बाय एक्स। देखो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल है, एक्स किसने सप्लाई किया? एक्स ने सप्लाई किया। किसको? वाई को दिया। Y got injured due to the bursting of the one of bottles। बोल रहा भाई साहब बोतल फटने के कारण Y क्या हो गया? इंजर्ड हो गया, घायल हो गया। तो Y ने X से नुकसान का दावा किसके कारण किया? तो क्या रीजन था सर? क्वालिटी ऑफ फिटनेस नहीं सर, होलसमनेस नहीं सर, मर्चेंटेबिलिटी मतलब सेल्समैन पे दावा किया सर, सेल्समैन पे भरोसा करके उसको बोतल मांगा, अब बोतल फट गया, तो ये बात किसका? उसको ध्यान देना है सर, सेल्समैन को। तो इसलिए कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर। कह रहा है 4 शेड्यूल have seen added to the end of limited liability partnership act। मतलब 4 शेड्यूल है उसमें और 81 सेक्शन से आगे देखिएगा। एंड द सेकंड शेड्यूल एंटरटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई साहब सेकंड शेड्यूल कौन सा बात करता है? उसकी बात कर रहा है। अब बताइए सेकंड शेड्यूल क्या है सर? प्रोविजन टू कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी से एलएलपी। सर ये नहीं होगा। सर कौन सा है सर? प्रोविजन रिगार्डिंग मैटर म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज जो से एलएलपी। सर ये भी नहीं है। प्रोविजन कन्वर्जन फ्रॉम फॉर्म टू एलएलपी। सर ये है फॉर्म टू एलएलपी। और सर अनलिस्टेड से एलएलपी में कौन सा है सर? आइए उसको देख ही लेते हैं। देखिए एलएलपी एक्ट 2008 है, उसमें 81 सेक्शन है और 14 चैप्टर और 4 शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो मेंशन करता है म्यूचुअल राइट ड्यूटीज ऑफ पार्टनर को, ठीक है, ये। दूसरा शेड्यूल जो मेंशन करता है कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल जो मेंशन करता है कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट फर्म कंपनी इनटू आपका एलएलपी। और फोर्थ शेड्यूल जो मेंशन करता है अनलिस्टेड कंपनी से एलएलपी में जाना। तो पूछा क्या था सेकंड शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल में क्या था? फर्म से एलएलपी में। फर्म से सेकंड ही शेड्यूल पूछा ना, सेकंड शेड्यूल देखो फॉर्म से एलएलपी में जाना। आंसर हो गया सही जी सर, इसको याद रखिएगा, वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट इन वॉइड एब इनिशियो। सर वॉइड एब इनिशियो की बात करें तो नीचे थोड़ा देखते चलते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक और बायलैटरल मिस्टेक। सर ये सब बाद में होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है शुरू से ही वॉइड होना, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या? तो अगर डी और ई नहीं होगा तो पहले डी वाला काट दो, ई वाला काट दो, ई वाला काट दो, आंसर आ जाएगा बी ए सी। देख लो मिस्टेक कॉज फ्रॉड। फ्रॉड की वजह से हाँ सर वॉइड है, वॉइड इनिशियो हो सकता है। सर मिस्टेक आइडेंटिटी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है। और मिस्टेक एज द नेचर और कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट ये भी हो सकता है वॉइड एब इनिशियो। लेकिन बायलैटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से मिस्टेक है ना, और से एक तरफ से मिस्टेक है, तो मिस्टेक कभी भी सर ये नहीं हो सकता। क्या? तो आंसर हो गया सी, बी ए सी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्या आते हैं? 11 की ओर आते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है ए सेल्स मोबाइल फोन टू बी। ए ने मोबाइल फोन बेचा किसको? बी को, जो माइनर है, who pays for it by check, और वो चेक के द्वारा पे कर देता है को। एक चेक है इंडोर्स कर दिया सी को। किसको कर दिया? सी को। who takes in good faith, वो अपने भरोसे में ले लिया उसको, और फॉर वैल्यू, ठीक है।
चेक जो है वो डिजॉनर हो जाता है। अब जब चेक डिजॉनर हो जाएगा तो कैन सी इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ चेक, जो सी क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा। सर सी इन्फोर्स कर सकता है सिर्फ ए के खिलाफ में, बी को वो कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि बी माइनर है, तो वो चेक जिससे लिया ए से लिया तो ए को बोलेगा। अब ए समझेगा फिर उसको क्या करना है बाद में, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का 1। सी जो है सिर्फ किसको बोल सकता है, क्या हो गया भाई, सी जो है सिर्फ बोल सकता है ए को, बी को नहीं बोल सकता क्योंकि बी माइनर है। चलो अब चले क्वेश्चन नंबर किसमें 12 में, किसमें चलना है क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवर टेम्परेचर अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सेवर टेम्परेचर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, मतलब बायर को बोल रहा भाई साहब सब चीज सेलर नहीं बताएगा, बायर को जागरूक होने की जरूरत है, ठीक है, वो कहां नहीं अप्लाई होगा। तो क्या कह रहा है देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवर टेम्परेचर अप्लाइज, कहां अप्लाई होगा, सॉरी कहां अप्लाई नहीं होगा, कहां अप्लाई होगा। तो सर जब गुड्स डिस्क्रिप्शन में हो तो अप्लाई नहीं होगा, जब गुड्स सोल्ड बाय सैंपल है तो सेलर देखेगा, गुड्स सोल्ड बाय अंडर एम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ वारंटी तो भी सेलर देखेगा। लेकिन जब सेलर बायर ने कोई बात नहीं बताया, व्हेन बायर डज नॉट इंटिमेट द पर्पस टू द सेलर, बायर ने सेलर को कुछ बोला ही नहीं, बोला भाई साहब सामान दो, बोले दे दिया, ठीक है। और जब वो अपने स्किल और जजमेंट के बेस पर कोई कस्टमर सामान खरीद रहा है या बायर कोई सामान खरीद रहा है तो वहां सेवर टेम्परेचर अप्लाई हो जाएगा। कहां अप्लाई होगा, जब बायर अपने स्किल और जजमेंट के हिसाब से कोई सामान खरीदेगा और सेलर को कुछ बात नहीं बताएगा, तो यहां पे सेवर टेम्परेचर अप्लाई होगा कि लेट द बायर बीवेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आ जाओ देखते हैं। कह रहा a letter of acceptance sufficiently stamped and duly addressed is put into course of transmission। देखो बोल रहा है एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपके पास आया जो सफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और एड्रेस किया गया, तो भाई साहब और जो क्या बोल रहा है पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसको क्या करना भेजना भी है। तो भाई साहब ऐसा है एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब आपने कुछ ऑफर किया होगा, ऑफर किया तो एक्सेप्टेंस आ गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस आ गया इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अरे भाई साहब आप किसी को ऑफर कर रहे हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। क्या लेगा, पर्याप्त रूप से मुहर लगा हुआ और विधिवत संबोधित स्वीकृति पत्र ट्रांसमिशन के दौरान रखा जाता है, वहां एक वैध अनुबंध है, क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। चलो कैंसर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या कह रहा, व्हाइल अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी माइनर एग्रीमेंट्स कैन बी रेटिफाइड और कैन नॉट बी रेटिफाइड। सर कैन नॉट बी रेटिफाइड, माइनर किसी भी केस में, मान लो 16 साल का उम्र में कोई माइनर क्या किया, कोई एग्रीमेंट किया और वो चाह रहा है कि भैया 18 साल में उसको रेटिफाई कर ले सामने वाला पार्टी, तो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, कैन नॉट रेटिफाइड बाय हिम। चलो नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे। सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आ जाओ देखते हैं। क्या रहा है, सेक्शन 61 to 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अल्टरेशन प्रॉपर इंक्लूड्स। अब अल्टरेशन देखो सेक्शन 61 से 64 तक अल्टरेशन का डेफिनेशन है। अब अल्टरेशन में क्या क्या चीज का बात किया गया ये देखो, सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, ठीक है, उसके बाद किया गया ये इशू शेयर का नहीं, जो इशू शेयर उसको क्या कैंसिल करना चाहिए, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ इशू बाय न्यू शेयर, और फिर बात किया गया है कन्वर्जन ऑफ फुली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। तो ये तीनों की बात करी गई है, ए सी और ई। अब देखो बात करते हैं क्या है, ये देखो सेक्शन 61 बात करता है पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ बोनस शेयर और नोटिस टू गिवन रजिस्ट्रार अल्टरेशन। ये सेक्शन 61 से सेक्शन 64 तक का डेफिनेशन इसमें दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 और 16 में क्या कहता है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। चलिए कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन is rejected under the right of information act, the CPIO or SPIO is obligated which of the following to person seeking the information। बोल रहा है अगर आपका सीपीआई सेंट्रल ये क्या बोलते हैं इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपका रिजेक्ट कर दिया क्या एप्लीकेशन, तो भाई साहब सीपीआई क्या करेगा, आगे क्या कर सकते हैं आप, तो भैया वो बताएगा कि उसने क्यों रिजेक्ट किया, फिर उस अपीलेट अथॉरिटी के बाद बोलेगा पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी, और उसने ये बताना है कि भैया पीरियड जो था वो कब उस रिजेक्शन का क्या था, ठीक है। तो ये बात बताना है, बी डी और ई, आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई साहब, आओ देखते हैं। चलो कह रहा है द कंपटीशन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 से रिवैम्प्ड द कंपटीशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव्स, कौन कौन से पर्सपेक्टिव से उसको रिवैम्प किया गया, तो देखिए भाई साहब आ जाओ।
कह रहा है सीसीआई नीड्स टू बी इंटीमेटेड इफ द वैल्यू ऑफ मर्जर एक्विजिशन डील एक्सीड 2 करोड़। बिल्कुल सही बात है ना, इसको चेक किया गया। द ओवरऑल टाइमलाइन जो था वो कॉम्बिनेशन का 150 दिन से 210 दिन किया गया। ठीक है बात। एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स has been replaced to the exclusive dealing agreements। ठीक है, इसमें बदला गया। entities who are not engaged in the identical similar trade shall also be part of anti competitive agreement under section 33। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट लाइक टाई अप अरेंजमेंट्स, रीसेल मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे नहीं हो सकते हैं। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग क्या करते थे ना, 4-5 दुकानदार मिलके, मान लो एक शहर में 25 दुकानदार, 25 दुकानदार अपने मिल लिया, बोले इससे कम में नहीं बेचेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते। तो ABCDE यानी कि सारा का सारा जो है बदलाव हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं। कह रहा शेड्यूल 1 जो है कंपनीज एक्ट में वो क्या बताता है। सर शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट में जो बताता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA की बात करता है। अगर हम बात करें शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 बात करता है कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन। किसकी बात करता है? कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन। शेड्यूल थर्ड की बात करें तो ये बात करता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और शेड्यूल 4 है ये कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो आइए इसको देख लीजिए, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2 यानी कि सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस that all the requirements of the Companies Act have been compiled with the respect of registration। बिल्कुल सही बात है कि आप सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप दे दिए, आपको कानून दे दिया अधिकार, तो फिर भैया आपको कौन बोल देगा कि आप ये गलत है ना। दूसरा, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी मेक्स अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर शैल कम टू एंड। बिल्कुल सही बात है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब सर थोड़ा 4-5 क्वेश्चन सब दिसंबर 2022 से भी देख लीजिए। आइए क्या कहता है, ITX से क्वेश्चंस बहुत पूछा आता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। कह रहा है इफ एनीवन फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चुरा लिया, पासवर्ड चुरा लिया या और कोई आइडेंटिफिकेशन फीचर उसने चुरा लिया, तो फिर भाई साहब ITX 2000 को क्या पनिशमेंट मिलेगा। तो और कौन से सेक्शन में? सर ये सेक्शन 66C की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सेक्शन 66C की बात कर रहा है, जहां पे उसको 3 साल तक का जेल और भाई साहब फाइन कितना, सर उसको जो भी फाइन होगा उसमें उसके हिसाब से कितना 1 लाख रुपए फाइन भी देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। सर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 1 दिसंबर 2022 से विच बॉडी हैंडल्स द ऑल कंप्लेंट रिगार्डिंग जीएसटी से रिगार्डिंग जो बॉडी है वो कौन देखता है? सर वो देखती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। हाँ ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, है ना। चलो एज पर द RTI एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8(1)। तो सेक्शन 8(1) में सर भाई साहब RTI एक्ट में कौन कौन सा जो है एग्जेम्प्टेड है, क्या क्या चीज एग्जेम्प्टेड है, याद रखिएगा। चलिए पहला इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर विद द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो भाई साहब ये तो अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो आप मांगोगे, उसका RTI करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है। दूसरा मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ, ये तो कहीं भी दे देगा आपको, ठीक है, तो ये तो नहीं है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फॉर फॉरेन गवर्नमेंट, आप भाई साहब ये जो है ये आपको नहीं मिलेगा, है ना। जो फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ द विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। वैसा इंटरेस्ट जो किसी पर्सनल चीज के लिए है या फिर जो किसी पर्सनल पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट का, तो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या, स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। तो A, C और D ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये देखो इसमें दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जेप्शन सेक्शन 8 में क्या क्या चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है भाई, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इंस्ट्रूमेंट इज टू बिकम नेगोशिएबल एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इफ इट पॉजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो भाई साहब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स में है, कैन बी ट्रांसफर्ड इनफिनिटम, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफर किया जाता है इनफिनाइट बाय हैविंग मिनिमम लॉकिंग पीरियड, सर इसमें नहीं है। फ्रीली ट्रांसफरेबल है सकता है। होल्डर कैन नॉट शो इन हिज नेम, बिल्कुल बात सही है, होल्डर कैसे अपने आप का नाम दे देगा। होल्डर टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, तो A, C और E, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कंडीशन और सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आ जाओ देख लो। चलो बात करें सर, बात करते हैं। सेल बाय ऑक्शन ये है सेक्शन 64। ब्रीच ऑफ वारंटी सर ये है सेक्शन 13। सेल बाय डिस्क्रिप्शन ये है सेक्शन 15 और ट्रांसफर ऑफ टाइटल ये है 27। तो ए का 4, बी का 1, सी का 1, सी एक, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि पहला नंबर। चलो अब लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 25, क्या है देखते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये क्या है, तो भैया ये इसमें है कि टू रिसीव एप्लीकेशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन और अपील्स अंडर द आरटीआई एक्ट फॉरवर्डिंग द सेम फोर्थविथ टू द सीपीआईओ या एसपीआईओ। तो बोला भैया एपीआईओ और एसएपीआईओ का क्या काम है, क्या ड्यूटी है, तो एप्लीकेशन को रिसीव करना और उसको उस डिपार्टमेंट से भेज के इंफॉर्मेशन देना, यही काम है, पहला ही वाला है ना। चलो तो ये हो गया पहला। अब